गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर हमारा जो लेसन है वो चल रहा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में हम लोगों ने अब तक सार्थक अंकों के बारे में पढ़ लिया कि सार्थक अंक क्या होते हैं, और सार्थक अंक जो हैं उनके बारे में हमने कैलकुलेशन पढ़ लिया था कि उनका जोड़ कैसे होता है। इसके अलावा हमने ये सीख लिया कि उनको घटाया कैसे जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको सार्थक अंकों के बारे में कैलकुलेशन आती है तो आपको वो करनी आनी चाहिए। तो ये दो हमने पढ़ लिए थे। गुणा की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, गुणा, सार्थक अंकों का गुणा जो है वो कैसे किया जाता है। तो जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए, 2.2120 इंटू ये आ जाएगा 0.011। ठीक है, जैसे ये है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये दो संख्याएं आपस में इनका गुणा करवाना है। 2.2120 इंटू 0.011। तो ये यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हुई हैं। अब देखिए, इन दो संख्याओं को गुणा करवाना तो हर एक को ही आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको आता है कि गुणा कैसे होगा। लेकिन इसका आंसर किस प्रकार से निकालना है वो देखो। जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, पूरा गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद में जो इसका आंसर है वो आएगा 0.024 और इसके बाद में है 332। एक्चुअली मैं डायरेक्ट बुक में से देख के आपको बता रहा हूँ ताकि अपने को टाइम कम लगे कैलकुलेशन करने के अंदर। तो ये यहाँ इसका आंसर आया। अब होता क्या है कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं? 5 हैं इसके अंदर। और इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 2 ही हैं, 1 और 1। इधर वाली 0 तो सार्थक अंक में काउंट ही नहीं होनी। तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 सार्थक अंक है। तो अब अपने को क्या करना है कि आंसर जो है ना वो कितने अंकों का निकालना है? 2 सार्थक अंकों का ही आंसर आना चाहिए। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है, आंसर तो हमारा ये है और इसको हम बदलेंगे। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 को अब किसमें बदलेंगे? अपन 2 में बदलेंगे। तो कुछ नहीं करना होता, 0.024। अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 2 ही हो गए ना। इधर वालों को काउंट नहीं करना, इसको काउंट करेंगे। 1 और 2, ये कहां चले गए? इनको हमने हटा दिया। तो सार्थक अंकों को हटाया कैसे जाता है मैंने बता दिया आपको। अंतिम अंक जो हटाना था उससे पहले वाले को हमने क्या करना होता है, अगर वो 5 से बड़ा है, अगर यहाँ पे संख्या 5 से ज्यादा होती तो हम क्या कर देते, इस 5 को इसको 1 बढ़ा देते, 2 5 कर देते। लेकिन ये 5 से कम है तो 2 4 ही बड़ा रहेगा। तो वो नियम तो ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। तो राइट आंसर जो है इसका कैलकुलेशन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि छोटी संख्या ये है, इसमें 2 सार्थक अंक है। तो अपने को आंसर भी 2 सार्थक अंकों के अंदर ही लेकर आना है। बात क्लियर होगी सबको? फिर देखो कि गुणा का तरीका तो ये है। अब मैं आपको भाग बता देता हूं कि भाग कैसे होगा। तो भाग का भी तरीका यही है, इसी प्रकार से भाग ले लेना है। ठीक है, डिवाइडेशन जो है वो किस प्रकार से होगी देखो। 1.2211 कितने सार्थक अंक है इसमें? तो इसको अगर काउंट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 5 सार्थक अंक है। इसको भाग देना है 3.76 से। ठीक है, 1.2211 को 3.76 से भाग देना है। तो आंसर आएगा 1.12263। ये आंसर आ गया। अब ये आंसर जो है हमको इस सार्थक अंकों की संख्या के हिसाब से लिखना है। तो इसमें देखो कितने सार्थक अंक हैं? 5 हैं। इस वाले में कितने हैं? 3 हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, मतलब सार्थक अंकों की कम संख्या किसमें है? इस वाले में। इसको उठा के अब 3 सार्थक अंक है देखो,
तो आंसर भी कितने अंकों में आएगा, 3 में ही आएगा। तो 3 में कर देते हैं उसको। तो 3 में करने के लिए क्या करेंगे, 1.12 बाकियों को हटा देंगे। अगर ये अंक 5 से बड़ा होता या 5 होता या 5 से बड़ा होता तो फिर हम इसको क्या कर देते, 1 बढ़ा देते, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि ये 5 से कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.12 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी ना सबको बात ये वाली। तो इस प्रकार से आपने कैलकुलेशन करनी है और सार्थक अंकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारा मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है भाई। तो ये अपना सार्थक अंकों का जो टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद में कुछ इसमें इकाइयां हैं। तो इकाइयों के बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजें बता देता हूं। इकाइयां जो है किसी भी पदार्थ की, उसको मापने के 3 सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो 3 सिस्टम हैं, कौन कौन से, देखो एक तो होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। समय को उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में। एक तो सीजीएस पद्धति कहलाती है, सीजीएस पद्धति। दूसरी होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति है फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसमें लंबाई को किसमें, फुट में, फुट पाउंड सेकंड। तो एफपीएस पद्धति। और दूसरी होती है तीसरी एमपीएस पद्धति। अब एमपीएस पद्धति जो है इसको देखो, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। एसआई पद्धति इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये वाली पद्धति जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूज की जाती है। तो इन तीनों पद्धतियों के हिसाब से हम लोग इनकी इकाइयां लिख सकते हैं, बट हम लोग जो है वो ये यूज करेंगे एमटीएस सिस्टम को। एमटीएस सिस्टम में क्या होगा, लंबाई या जो क्षेत्रफल है वो मीटर में, भार जो है वो किलोग्राम में, और समय जो है वो सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। इनको आप वैसे कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में और किलोग्राम को ग्राम में भी कर सकते हो। तो वो तो आगे चेंज अगर करेंगे तो एमटीएस को सीजीएस में चेंज अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इकाइयां जो है वो इस प्रकार से आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है और ये है रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। तो यहां से डेली मैं आपको एक नियम बताया करूंगा, इसको आपने अच्छे से समझना है। तो आज का जो हमारा रासायनिक संयोग का नियम है ना, उसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इंग्लिश में याद रखना है इसका नाम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है भाई। तो इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक। इसमें देखो ये नियम ये कहता है कि जब क्रिया कारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में वो उत्पाद बनाते हैं, तो इस नियम के अनुसार क्रिया कारक से उत्पाद बनने में जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब ये हुआ कि जितनी मात्रा क्रिया कारकों की थी, द्रव्यमान जितना द्रव्यमान क्रिया कारकों का था उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों कहा कि इसका मतलब द्रव्यमान जो है ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में
बदला जा सकता है। ये इस नियम का मतलब है। बात क्लियर हुई द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के एग्जांपल के द्वारा इसको समझाता हूं। अगर अपन परिभाषा की बात करें तो जो बुक में परिभाषा दी हुई है वो ये है कि सभी भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों में क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि क्रियाकारकों का द्रव्यमान और पदार्थों का द्रव्यमान जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इस नियम का मतलब है। जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो देखिए भाई बर्फ जो होती है वो जल ही होती है, लेकिन जल का कौन सा रूप होती है, वो ठोस रूप होती है। क्लियर। अब बर्फ को हमने किसमें बदला, द्रव में, और द्रव जो है या जल लिख देता हूं मैं, जल, और जल कौन सी अवस्था है, वो द्रव अवस्था है। ठीक है। तो अब अगर बर्फ की बात माने तो बर्फ जो है अगर ये 500 ग्राम है तो इससे बनने वाला जल भी कितना होगा, 500 ग्राम ही होगा। क्लियर। ये तो एक भौतिक प्रक्रम की मैंने बात करी। मैं आपको यहाँ पर इसी नियम को एक रासायनिक प्रक्रम से मैं समझाता हूं। तो रासायनिक प्रक्रम में देखिए कि NaCl जो है उसकी हमने अभिक्रिया करा दी AgNO3 के साथ। ठीक। AgNO3 के साथ जैसे ही हम अभिक्रिया करवाएंगे इसकी, तो इससे बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ये बन गया। AgCl जो है वो पहले में जमा हो जाता है, तीर का निशान नीचे की ओर लगा देते हैं। ऐसे ही अगर किसी के साथ एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ तो इसका मतलब वो वातावरण में उड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो NaCl की क्रिया AgNO3 के साथ हुई और AgCl और NaNO3 बनता है। जब हम यहाँ इसके द्रव्यमानों को चेक करेंगे, क्रियाकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान, तो वो आपस में क्या आएंगे, बिल्कुल ही बराबर आते हैं। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम इसको इस नियम को समझ सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो ये बताता है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, अर्थात नष्ट नहीं होता, और आपस में वो क्या होता है, हमेशा समान होता है। समझ में आया ये वाला। ठीक है। जैसे अपने एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CaCO3 किसमें बदला, CaO और CO2 में बदला। ठीक है, ये ऐसे बदला। तो यहां पर अगर CaCO3 का द्रव्यमान मैं देखूं तो ये होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक। इसमें अपने इसको जोड़ेंगे। देखो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दिया ऐसे करके जोड़ेंगे। कैल्शियम का अलग होता है तो इसको जोड़ देंगे। इनको अगर जोड़ा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका होगा 56 और इसका होगा 44। ठीक है। ये द्रव्यमान ऐसे नहीं, ये आपने इनको जोड़ना है। जैसे CO2 है तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 2 है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुना 32 तो कितना हो जाएगा, 44। तो मैंने 44 लिख दिया यहाँ पर। ठीक। इधर देख लो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड में इसका 56 है ना, तो कैल्शियम का जैसे अपने को पता नहीं है तो अपन इसको निकाल लेते हैं। 16 ऑक्सीजन का होता है तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 गए 0, 5 में से गए 4, तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, तो ये 56 हो जाएगा। ऐसे इसमें देख लो कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो कैल्शियम का कितना निकाला था, 40, और कार्बन का कितना है 12, और 16 के 48 होते हैं। ठीक। सबको जोड़ो, 2 और 8 10, 4 4 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो इनका मोलर द्रव्यमान और इनका मोलर द्रव्यमान आपस में क्या है, बराबर है। 100 ये है और उनको जोड़ोगे तो वो भी 100 ही आएगा। तो इसको हम कह देते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ में आई। ये नियम आपको याद कर लेना है, इसके उदाहरण जो है वो आपको पढ़ लेना है।